phenomena of books without patient is like not going to in the sea at all. अगर आप रियल में पेशेंट नहीं देख रहे तो बुक से कितना भी आप पढ़ लेंगे तो आप उस बीमारी के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो ये कुछ डिजीजेस है। आज की जो सेमिनार की थीम है पैथोलॉजिकल डिजीज कंडीशन। तो मेरे पास उतना समय तो नहीं जितना सुबह में डॉक्टर कुलकर्णी सर का था कि मैं एक एक केस को एक्सप्लेन कर सकूं आपको। अगर मुझे समय मिलेगा तो निश्चित मैं हर केस को डिटेल में, लेकिन अभी का जो मेरा पर्पस रहेगा कि कितनी तरह तरह की बीमारियों में, कितने पैथोलॉजिकल डिजीज कंडीशन में होम्योपैथी के कितने अच्छे रोल हैं। मैं जितने भी केसेस यहाँ पे दिखाऊंगा सभी सिंगल रेमेडी के द्वारा क्योर किए। मैं अपनी क्लिनिक में किसी भी मरीज को कभी भी 2 दवा नहीं देता हूँ, और ये मैं खाली मन से नहीं बोलता हूँ। कोई भी क्लिनिक में जो आके देख भी सकता है। हमारे पास बहुत सारे असिस्टेंट डॉक्टर अलग अलग टाइप के रहते रहे। सो दीज आर द डिफरेंट डिजीज कंडीशन जिसमें आपका CSF राइनो, हेस्टोन डिजीज, बर्गर्स डिजीज, काइलोरिया, अपेंडिसाइटिस, इंटरस्टिशियल फिस्टुला, लार्ज एब्सेस, पायोजेनिक ग्लोमा, बर्गर्स डिजीज, इस टाइप के डिजीजेस हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। दिस इज अ केस ऑफ लार्ज हीमेंजियोमा। आप केस को देख सकते हैं, कैलकेरिया फ्लोर के ट्रांसफर से ठीक हुआ था। केस ऑफ लार्ज हीमेंजियोमा। दूसरा एक छोटा सी हीमेंजियोमा है, ये भी कैलकेरिया फ्लोर के ट्रांसफर से ठीक हुआ। एक लार्ज एब्सेस, ये पेशेंट मेरे पास सऊदी अरब में थी और इसको एब्सेस हुआ। आप देख पा रहे हैं एब्सेस का साइज। और कैलकेरिया सल्फ का ट्रांसफर हमने लखनऊ के क्लिनिक से किया था और ये पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गई। आपको देखिए कोई भी स्कार नहीं, कहीं भी कोई सर्जरी नहीं हुई, पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो गई। बच्चों में होम्योपैथी को अक्सर लोग कहते हैं कि होम्योपैथी ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है कि अगर पेशेंट को विश्वास करेगा तो फायदा होगा, विश्वास नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा। विश्वास का कोई रोल नहीं होता। छोटे से बच्चे में स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है, इफ यू कैन सी, और हीपर सल्फ का ट्रांसफर चला था। आप दोनों पिक्चर में डिफरेंस देख सकते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द फेथ, इट्स अबाउट द राइट सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन। ये केसेस मैं इसी होटल में 2 साल पहले ठहरा हुआ था और रेडिसन में ही, और यहीं पे ये पेशेंट मुझसे मिलने आई थी। सोरियासिस का केस है और ये केस नेट्रेम्यूल के द्वारा ठीक हो गया। अभी मैं कुछ केसेस को डिटेल में भी बताऊंगा। एक दूसरा केस में रेडिसन का ही पिछले साल जब 2023 में जब यहाँ आया था, ये वार्ड का केस है, फ्लैट पार्ट है। अब देखिएगा रेडिसन ये दिख रहा होगा बैकग्राउंड में। और इस लड़की को 6 साल से वार्ड थे, डलका मारा, फ्लैट पार्ट में डोमिनेटिंग लड़की थी। इसका मैंने डलका मारा ट्रांसफर किया और कंप्लीटली ठीक हो गई। इस पिक्चर के बाद की भी और पिक्चर है। ये तो मैं कल जल्दी मैंने सोचा रेडिसन में सेमिनार का क्यों ना रेडिसन का केस दिखाया जाए। सो शी गॉट क्योर्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैथोलॉजिकल कंडीशन। ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन से कहते हैं पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये थूजा का ट्रांसफर चला और डेट वाइज इसकी फोटोज थी और पूरी तरह से ठीक हो गया विदाउट सर्जरी। मैं सारे पैथोलॉजिकल केसेस से यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा एक केस है, ये भी पायोजेनिक ग्लोमा का है, लेकिन ये एसिड नाइट्रिक के द्वारा ठीक हुआ, कंप्लीट इसका रेजोल्यूशन हो गया। एक केस है, एक कंडीशन होती है बच्चे का जब बर्थ कैनाल से पास होता है, अगर तुरंत हल्का सा हेमोरेज हो गया तो उसको कंडीशन को कहते हैं कैप्टिव सक्सिडिनम। लेकिन अगर काफी दिनों तक वो नहीं जाता देन इट इज कॉल्ड सिफाइड हेमेटोमा। इस केस को मैंने देखा बलरामपुर के क्लिनिक में और साइलिशिया का ट्रांसफर चला था। आप देख पा रहे होंगे साइलिशिया सिफाइड हेमेटोमा में लिखा हुआ है और कंप्लीटली ये बच्ची का केस रिजॉल्व हो गया। खास बात क्या है, 15 साल के बाद ये लड़की मेरी क्लिनिक पे आई और देखिए आप 15 साल की हो गई ये लड़की अभी है। मैंने उसको उसकी ही फोटो दिखाई। 15 साल के बाद ये लड़की आई और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक रही है बच्ची से हेमेटोमा का। दूसरा केस बात करते हैं, आप सभी के क्लिनिक में आते हैं और ये ऐसी बीमारी है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे आपके पास आते हैं। दैट इज केस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। ये बच्चे को सुनिएगा वीडियो। ये पहली बार जो आया, थोड़ा सा आवाज इधर आया है, इधर ये लास्ट वीक में आए, बट सेरेब्रल पाल्सी के केस में कन्वर्जन बहुत कॉमन चीज होती है। तुरंत सेट हो गया। अच्छा, चलना फिरना इन्होंने टाइम से चालू किया था? नहीं सर किया चलता तो अभी भी चल नहीं पाता था। बच्चा सहारे से खड़े होकर हल्का हल्का चलता था और
इसके सिम्टम्स के अनुसार में रिपोर्टेशन मैंने किया, साइलेशिया का ट्रांसलेशन किया था। ट्रॉफी है, अच्छा ठीक है। बोलने में भी कुछ नहीं। कितने दिन के हो गए ये? ये सर 2 साल 8 महीने का समझो। 4 सितंबर 2019। आपको जब आपने डॉक्टर बत्सल को दिखाया तो उन्होंने क्या बोला इसके लिए, क्या होगा इसमें आगे इस प्रॉब्लम से? सर उन्होंने सीधे समझ लीजिए पंजाबी भाषा में सीधा कह रहे हाथ करेंगे क्योंकि इसका ब्रेन बना नहीं है और बनेगा भी। ब्रेन बना नहीं है और बनेगा भी नहीं, कोई होप नहीं है। इसी केस को देखिएगा, साइलेशिया के ट्रांसलेशन के बाद कैसा होना चाहिए। गुरतेज उड़ाओ। हर केस को मैं डिटेल में प्रेजेंट कर सकता हूं, पूरे रिपोर्टेशन पूरी केस हिस्ट्री के साथ, लेकिन मेरा पर्पस थोड़ा सा ये है आज कि मैं आपके सामने बताऊं कि होम्योपैथी जो यहाँ आज सेमिनार की थीम है कि कितनी तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशंस पे होम्योपैथी काम करती है। ये बच्चा जो खड़ा नहीं हो पाता था दौड़ रहा है। दिस इज द सेम चाइल्ड एंड ट्रीटेड विद साइलेशिया 0/1। कमिंग टू द नेक्स्ट डिजीज, ये भी बहुत पैथोलॉजिकल कंडीशन है, बर्गर्स डिजीज। बहुत सारे लोगों को शायद अपनी लाइफ में बहुत रेयर कभी-कभी देखने को मिलती है बर्गर्स डिजीज। इस डिजीज में सिंपली से कहा जाता है, आपके लव एंड वैली की प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी की बुक में लिखा है, आइदर यू कैन हैव योर लिम्ब और योर सिगरेट, यू कैन नॉट हैव बोथ। या तो सिगरेट पी लीजिए या तो अपना पैर बचा लीजिए। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टोबैको स्मोकिंग। द कंडीशन वाज वेरी बैड एंड केस वाज ट्रीटेड विद आर्सेनिक, यू कैन सी। और मैंने इनका आर्सेनिक का ट्रांसलेशन किया, एल्बर्ट्रॉन डिस्पाइनमेंट है, ये पूरी इसकी रिपोर्टेशन चार्ट है। देखिए कभी-कभी बर्गर्स डिजीज में देखिए एक ही आपको सिंगल रेमेडी है, लेकिन उसी से मिलती जुलती फिनोमिना है रेनाउस डिजीज। तो कभी-कभी हमको रिपोर्टेशन में क्या करना पड़ता है, तो जो मिलती जुलती चीजें हैं उसको रूब्रिक को हमको कंसीडर करना पड़ता है। नाउ कमिंग, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस सेम पेशेंट, यू कैन सी 100% गॉट क्योर्ड। दूसरा केस है बर्गर्स डिजीज का, ये लखनऊ का ही केस है और इनको डॉक्टर ने कहा दिया था उंगली काटनी पड़ेगी। आप सुन सकते हैं, आपका घाव हुआ है ये हुआ है अभी 3 महीने हुआ। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए वॉल्यूम। फिर डॉक्टर ने कहा कि उंगली काटनी पड़ेगी, हार्ट वाले ने कहा। ये क्रॉनिक स्मोकर थे, अगर आप स्मोकिंग एज ए ट्रिगर्ड फियर ऑफ रेडिएशन बट विलिंग टू चेंज लाइफस्टाइल एंड नाउ सल्फर वाज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सिम्पटम्स। Horrible things, sad stories affect tobacco aggravate, and I have started the treatment with the sulfur 0/1 transaction, 60% better. And now this is the last condition where finger got completely saved from the amputation. Now coming to the next disease condition, रजनीश सर को शायद बहुत केस मिलते होंगे क्योंकि इनका हॉस्पिटल है इंटरसेप्शन, लेकिन हम लोगों को एज ए होम्योपैथ अपने क्लिनिक में इंटरसेप्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस बहुत कम मिलते हैं। So this was a case and this was a well diagnosed case of interception. If you can see in the next report, ileocecal interception with the small bowel obstruction and minimal। चूंकि मुझे समय सीमित है तो मैं पूरा आपको वीडियो नहीं दिखा रहा, बस खाली आपको एक इंडिकेटिव है। और ये कंडीशन में पेशेंट मेरी क्लिनिक की सीसीटीवी का है और मैंने सल्फर का ट्रांसलेशन किया। 15 दिन के बाद थोड़ा सा ठीक हुई है। हाँ, बात करा ये हम जूम कॉल से भी पेशेंट को देखते रहते हैं। कैसी हैं आप? पहले से तो ठीक है और दिस इज द लास्ट फॉलो। और ठीक हाउ यू कैन से द चेंज इन द फेस, चेंज इन द स्माइल। अच्छा, पेट सब बढ़िया, दर्द पीड़ा सब नहीं, दर्द नहीं होता। मोटाई कहीं का बीच में खाएंगे मोटे तो होंगे, जब खाते नहीं थे दुबले थे, वेट भी तो बढ़ेगा। So this is the comparative report, same diagnostic center में मैंने भेजा और जहाँ के डॉक्टर ने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि बहुत अच्छा केस ठीक हो गया। You can see the report. Now coming to the very grave condition, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि होम्योपैथी में एज ए होम्योपैथ मुझे पूरी इंडिया भर से मेरे पास केस आते हैं CSF राइनोरिया के। CSF राइनोरिया जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया कहते हैं, एक बड़ी ग्रेव मेडिकल कंडीशन है। मेनिंजाइटिस होने का खतरा हमेशा बना रहता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो फ्लूइड सर्कुलेट करता है नाक के रास्ते बाहर आता है। दीज आर माय रियल पेशेंट्स, यू कैन सी। अगले वीडियो में देखिएगा किस तरह से CSF ठीक हो रहा है। ये सब मेरे रियल पेशेंट्स हैं और हर साल मैं दिल्ली आता हूँ कोई ना कोई सेमिनार में।
मैं कभी भी अपने केस रिपीट नहीं करता हूँ। हर सेमिनार में मैं अपने कोशिश करता हूँ कि नए केसेस दिखाऊं। सो दीज आर द डिफरेंट रियल टाइम केसेस ऑफ CSF राइनोरिया। यू कैन सी सभी पेशेंट क्लियर हो चुके हैं और सभी मेरे वेबसाइट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कुछ केसेस में इनमें से सिलेक्टेड आपको दिखा रहा हूं। पहले आप समझ लीजिए कि CSF राइनोरिया होती क्या है। दिस इज ए कंडीशन acquired and congenital cause। ट्रॉमा भी एक कॉज होता है जो CSF सर्कुलेट हो रहा है वो नाक के रास्ते बाहर आ जाएगा। जो मेरा अनुभव है इस बीमारी को देखने का, मेंटल स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से CSF लीक दिखाई पड़ता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, क्या होता है, जो फ्लूइड नाक से निकलता है उसे किसी शीशी में साफ कलेक्ट कराइए और उसको दो चीजों के लिए एग्जामिन कराइए। पहला ग्लूकोज, क्योंकि अगर 60 से ऊपर ग्लूकोज का कंटेंट है देन इट इज डेफिनेटली CSF। दूसरा एक प्रोटीन होता है जो ब्रेन में स्पेसिफिकली पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बीटा ट्रांसफेरिन एंड बीटा ट्रांसप्रोटीन। दीज आर द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द CSF राइनोरिया। दूसरा, नॉर्मल सीटी स्कैन में अक्सर ये मिस हो जाता है, तो एक सीटी स्कैन होता है उसे कहते हैं सीटी सिस्टर्नोग्राफी, जहां पर स्पाइन से हम डाई डालते हैं और पेशेंट आगे की तरफ झुककर बैठता है और उसकी जांच होती है। मेडिकल मैनेजमेंट में एलोपैथी में डायमॉक्स नाम की डायरेटिक मेडिसिन होती है जिससे कुछ पेशेंट में लाभ भी हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन एट द लास्ट एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर होता है। होम्योपैथी के द्वारा मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूं, बहुत सारे केसेस ठीक हुए हैं। और अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है तो मैं इस रूब्रिक को लेता हूं, क्योंकि देखिए बच्चे में हाइड्रोसेफेलस क्या होता है, जब आपका स्कल में सूचरिंग फिक्स नहीं हुई तो बच्चा के सिर बढ़ सकता है, लेकिन एडल्ट में अगर आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन रूब्रिक सेम रहेगी, प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं इस रूब्रिक को इनवेरिएबली लेता हूं अगर इंजरी की हिस्ट्री नहीं है। सो कमिंग टू दिस केस, अभी एक कंप्लीट केस नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, लेकिन बड़ा खास बात यह है, ये पेशेंट आज से 10 दिन पहले मात्र इन्होंने मुझसे दिल्ली से कांटेक्ट किया, इनको CSF लीक हो रहा था और ये देख पा रहे होंगे 17/10/2025 की रिपोर्ट है डॉक्टर अंशुल गुप्ता की। 6 साल पहले CSF इनका रिपेयर हो चुका था लेकिन फिर से रिकरेंस हो गया था और तो 6 साल तक सॉरी मैंने अभी इस पेशेंट को मैंने अभी सुबह में देखा यहीं पे, शायद अभी वीडियो जल्दी में करने शायद ये डिलीट हो गया। ये पेशेंट आज सुबह मेरे पास आई थी यहीं होटल में दिखाने और मात्र 4 दिन के बाद इनका CSF रुक गया। तो कमिंग टू द नेक्स्ट केस, आप इस केस को देख पा रहे होंगे, CSF लीक कर रहा है, ध्यान से देखिएगा नाक से इनके। CSF लीक कर रहा और वेल डायग्नोस्ड केस था CSF राइनोरिया के। दिस इज द CSF। जुकाम का पानी में एक बड़ी खास बात होती है, अगर आप रुमाल से पोंछेगा पेशेंट, रुमाल कड़ा हो जाता है तो ये जुकाम का पानी है, रुमाल कड़ा नहीं होता है तो CSF है। रुमाल कड़ा क्यों हो जाएगा जुकाम के पानी से, क्योंकि उसके अंदर म्यूसिन का कंटेंट होता है, वो रुमाल को स्टिफ कर देता है। एक घरेलू डायग्नोसिस है और इस पेशेंट को मैंने साइलिशिया का ट्रांसफर किया, पहले इग्नेशिया का किया था लेकिन लास्ट में इसको साइलिशिया का ट्रांसफर हुआ और पहले 60% रिडक्शन हुआ CSF लीकेज में। कैसी है मैं ठीक हूँ। आपका CSF ठीक हूँ मैं। CSF 7 मार्च का फर्क पड़ा आपको? 7% फर्क पड़ा है। और ये बहुत बड़ा सा लंबा तिलक लगा और ये फाइनल फॉलोअप में सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फाइनल फॉलोअप कैसी 30 जून 2025 का है और ये कंप्लीटली ये पेशेंट ठीक हो चुके हैं। ठीक हूँ। अब सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या आता है ऐसे होम्योपैथ कि जब हमारे पास केस कोई आता है तो हम लोग उनको कहते हैं कि जांच करा लो, तो उस समय पेशेंट डरा हुआ आता है, लेकिन पेशेंट ठीक होने के बाद आपके भी क्लिनिक में प्रॉब्लम आती है और आप कहते हो कि अल्ट्रासाउंड करा लाओ, एक्सरे करा लो, MRI कराओ, तो जल्दी पेशेंट कराते नहीं। मैं सभी पेशेंट को बोलता हूँ कि मैं इसको पैथोलॉजिकली तब तक नहीं मानूंगा ठीक हो जब तक CT सिस्टर्नोग्राफी या MR सिस्टर्नोग्राफी की रिपोर्ट ना आ जाए, लेकिन क्योंकि वो इतनी पेनफुल कंडीशन होती है उसको कराना भी बड़ा पेनफुल होता है और 10,000 रुपए के करीब होता है, तो इसलिए अधिकतर पेशेंट अवॉइड करते हैं। तो मैं ये पैथोलॉजी केवल क्लिनिकली मान के बैठता हूं कि हाँ ये पेशेंट ठीक हो गया। फिर भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारे पास करा के भी रिपोर्ट आते हैं और मैं उन्हीं में से कुछ सिलेक्टेड केसेस आपके सामने दिखा दे रहा हूं। ये केस देखिएगा 6.5 mm का इनको बोनी डिफेक्ट था, ये देखिएगा इनको किस तरह से CSF लीक होगा। पाएगा पानी जी सर दिखाइए, अरे तो बहुत ज्यादा आ रहा है। अब इस कंडीशन में आपको बिना सर्जरी के कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा कि
ये डॉक्टर, अभी आप आगे तो झुकेंगे तो आएगा पानी। ये डॉक्टर, अभी आप आगे तो झुकेंगे तो आएगा पानी। शायद स्लाइड रुक गई है। नक्सांका का ट्रांसफर हुआ, 6.5 mm का बोनी डिफेक्ट था। हाँ सर। 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद से इनको किसी तरह का CSF नहीं आया है और इनका फाइनल फॉलोअप के साथ में खास बात यह है, मैंने इनका कंपैरेटिव रिपोर्ट भी कराया और ये फाइनल 18 अगस्त 2025 की रिपोर्ट में बोथ क्रिटरी फॉर्म प्लेट्स आर नॉर्मल, नो डेफिनेटली एक्टिव CSF लीकेज। अच्छा, जब आपने जिनको दिखाया जहाँ पे वो हो रहा था, आपने बताया था कि आपको पहले सीटी सिस्टम इनमें MR सिस्टम में निकला हुआ था ये प्रॉब्लम। दूसरा केस अभी लखनऊ का है, ये रिसेंट केस है, 26 मई को मेरे पास आए हैं। इनको CSF लीक हो रहा है, लीनियर CSF इंटेंसिटी करेक्शन बिलो रिपोर्ट के सही थे। पल्सेंटा का ट्रांसफर हुआ 14 अप्रैल को, किसी तरह का कोई 20 अगस्त, और ये अभी सबसे रिसेंट फॉलोअप है 21 नवंबर, यहाँ आने के 2 दिन पहले। सर ठीक सर। अब देखिए, मैं इनसे कह रहा हूँ, अगर आप पूरे वीडियो को सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ जांच करा लीजिए। तरह तरह के बहाने बनाते हैं, घर में शादी है तो अभी करा लेंगे, अगले महीने करा लेंगे। तो मैं सिम्टोमेटिकली मान के बैठ रहा हूँ कि ठीक है, 6 महीने से पेशेंट ठीक है, लेकिन मैं इसको मेडिकली नहीं प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मेडिकली प्रेजेंट करने के लिए हमको रिपोर्ट चाहिए और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, क्योंकि महंगा भी जांच है और पेशेंट कराने से कतराता भी, क्योंकि पेनफुल भी है। ठीक है, नहीं सर जी, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, 2 मिनट, बस 2 मिनट ऑलरेडी हम 5 मिनट एक्स्ट्रा दे चुके हैं। ये केस है खत्म हुआ है। हार्ट फेलियर का, थोड़ा सा आपका हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन इनका कम हो गया था, लैकेसिस का ट्रांसफर चला। और यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो इजेक्शन फ्रैक्शन, ये रिपोर्ट से एक केस है, 35% इजेक्शन फ्रैक्शन था, ट्रीटमेंट चला और इनका इजेक्शन फ्रैक्शन मोर देन 65% आ गया। तो दिस इज वाज द केस। कैसे एंड जिन्होंने इनका ईगो किया था वो खुद चौंक गए कि कैसे इतना जल्दी होम्योपैथी से ठीक हुआ। वही तो आपको बोला कि मतलब ये इतना अच्छा कैसे रिपोर्ट आ गया मतलब जल्दी, हाथ से जल्दी बिल्कुल। ये लास्ट केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक डिजीज कंडीशन है जिसके मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। ये एक डिजीज कंडीशन कहते हैं हिरसुंग डिजीज, कॉन्जेनिटल मेगा कोलोन, जहाँ पर कोलोन का लास्ट पार्ट नहीं बनता है और दुनिया की कोई दवा ऐसी नहीं है अभी तक जो बनी जो कोलोन में गैंग्लिया डेवलप कर दे। फॉर्चुनेटली होम्योपैथी में मेरे साथ बहुत सारे केसेस आए और बहुत अच्छे केसेस, मेरे पास पैथोलॉजिकल रिपोर्ट सही थे जिनकी एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसे बेरियम एनीमिया एक्सरे कहते हैं और ये बहुत जल्दी का केस है। इसको मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया, आप लोगों ने देखा होगा। 28 अक्टूबर को ये कंडीशन थी और डॉक्टर ने कहा कि अगर इसकी पहले भी सर्जरी हो चुकी थी और डॉक्टर ने कहा कि अगर सर्जरी तुरंत नहीं किया गया तो पेट फट जाएगा, इस कंडीशन में था। मैंने चाइना का ट्रांसफर किया लखनऊ के क्लिनिक से। ये छत्तीसगढ़ रायपुर का पेशेंट है एंड सी द नेक्स्ट। दिस वाज द कंडीशन, 2 दिन के अंदर पूरा पेट इनका ठीक हो गया। सो दिस वाज द केस ऑफ। दूसरे भी और केसेस है, देखिए आप इस केस को चूंकि मैं पिछले सेमिनार में प्रेजेंट कर चुका हूं, हिरसुंग डिजीज, नो सजेशन ऑफ हिरसुंग डिजीज। तो पैथोलॉजिकली भी ठीक होते हैं और फिजिकली तो ठीक होते ही हैं। दिस इज अ वेरी रिसेंट केस, पिछले हफ्ते का केस है। 24 अगस्त की पहली रिपोर्ट है और अभी थूजा का ट्रांसफर हुआ ये है 28 अक्टूबर और 20 नवंबर। आप देख पा रहे हैं बच्चे को, अगर हम ये दिखाएंगे सर 1-2 मिनट बेबी आंसर आ रहा है कि ऑलरेडी हम 10 मिनट ऑलरेडी लेट हो गए हैं। नमस्ते, हेलो। ये कंडीशन है डिजीज की, इसे ब्लेफरोस्पाज्म कहते हैं। ये भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है सिवाय बोटॉक्स इंजेक्शन के। मैंने बहुत सारे इसमें पेशेंट ठीक किए हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये बोटॉक्स, ये साइलेशिया का ट्रांसप्लांट चला था और ये पेशेंट मुझे 9 साल के बाद दोबारा दिखाने आए। अभी खास बात ये है, इस केस में बड़ी अच्छी चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्लेफरोस्पाज्म के मेरे पहले केस थे
अभी 9 साल के बाद मेरे पास आए और पूरी तरह से ठीक थे। क्या खास था इस केस में? छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया था एक समय में। अभी प्रधानमंत्री जी ने पूरा रेडिकली रिमूव किया है कि नक्सलाइट आंदोलन पूरी तरह से दुनिया इंडिया से खत्म हो रहा है। ये नक्सलाइट एरिया में वन दरोगा थे, जहां पे फॉरेस्ट गार्ड थे, और हर क्षण इनको मौत का डर सताता था कि किस दिन उनको शक हो जाए कि मैंने मुखबरी की है सरकार के और मुझे मार डाले। एक जो फियर ऑफ डेथ था, उसके बेसिस पे मैंने इनका शालिशा का ट्रांसप्लांट किया था और ये पूरी तरह से ठीक हो गया। और बहुत सारे डिजीज के कंडीशन के पेशेंट हैं मेरे पास। ये काइलूरिया है, लेकिन अब मैं अपने ये ट्रांसप्लांट का सेट है। मैं अपनी क्लिनिक में किसी भी पेशेंट को कोई भी खाने लगाने की दवा नहीं दे रहा हूँ। डॉक्टर समीक्षा बहुत दिनों से हमको फॉलो करती जानती हैं। मैं पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री लेके दवा को चुनता हूँ और एक दवा को एक कांच की शीशी में लेकर उसमें बाहर लगा देता हूँ, उसी से पेशेंट ठीक होता है। सारी चीजें हम लोग होम्योपैथिकली ही फॉलो करते हैं। अगली बार कभी भी मुझे दिल्ली आने का मौका मिला और अगर आप लोगों ने अगर मुझे समय दिया समुचित, तो मैं जिस केस को भी आप कहेंगे उसको मैं पूरी केस टेकिंग के साथ, रिपोर्टराइजेशन के साथ, फॉलोअप के साथ मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। आज का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि जो यहाँ के सेमिनार की थीम थी पैथोलॉजी, जहां पे एडवांस पैथोलॉजी, वहां होम्योपैथी क्या कर सकती है। तो इस तरह के केसेस भी होम्योपैथी के द्वारा ठीक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पेशेंस सिस्टम के लिए। थैंक यू डॉक्टर रवि, बहुत अच्छा। इसको रिपीट कब करना है? जैसे आप ओरल डोज में क्या करते हो, उसको रिपीट करते हो, लेकिन हम लोग यूजुअली 14 डे या 24 डेज में या 21 दिन में हम पेशेंट का खुद फॉलोअप लेते हैं, फोन के द्वारा फॉलोअप लेते हैं। पेशेंट आता है, अगर उस पेशेंट में, देखिए हम लोग यहाँ पे 6 सेशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर उस पेशेंट में फायदा हो रहा है, हमको ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना, तो केवल जर्क दे देते हैं, 10 टाइम जर्क देते हैं। तो जो हैनीमैन का जो प्लसिंग मेथड था, जो 10 टाइम जर्क देने वाला, उसको हम लोग करते हैं। अगर हमको पोटेंसी चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, उस बाल को निकाल के वॉश करके दूसरे मेडिसिन में लगा देते हैं जो सेम पोटेंसी होती है, अलग पोटेंसी होती है। अगर मेडिसिन चेंज करने की जरूरत होती है तब भी अपने सेंटर से ही बाल निकाल के दूसरे दवा में लगा देते हैं और उस पेशेंट को फायदा होता है। यही फायदा है। जो ये पेशेंट था, जो मेरा रायपुर का पेशेंट था, इसका पहले से मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वो इमरजेंसी सिचुएशन में जब वो एडमिट हो गया तो वहां पे जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, अब आप इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करेंगे? बाल था तो पेशेंट वहीं बैठे बैठे ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कोई सवाल था? जी हाँ हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए। ये पूछना था, आप जिस तरह से बहुत अच्छा ऐसे काम कर रहे हैं सर, जी। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट आपको। थैंक यू। जैसे पेशेंट खाने की मेडिसिन तो दी नहीं सर, आपने ऐसे ठीक कर दिया, तो आप उन लोगों को कैसे आंसर करते हो? पेशेंट आपके पास दवा खाने आता है, ठीक होने आता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला जो मैंने एक छोटे बच्चे का केस दिखाया था, जो मैंने यही कहा ना, पेशेंट सिंपैथी से नहीं ठीक होता है। 2-4 महीने का बच्चा है होता है, लेकिन क्या होता है, लोगों को जब कठिन बीमारियों के लिए आता, हम बता देते हैं ऐसे ही करना है मुझे, अगर आपको कराना हो तो कराइए, नहीं तो सब जो खाने वाली दवा। अब आपका सवाल मन में आएगा ना कि खाने वाली दवाई से आज तक सारे डॉक्टर तो कर ही रहे हैं, फिर इसमें अंतर क्या है? मैं भी तो कर सकता हूँ ना जैसे खाने वाली। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और इसमें बहुत सारे फायदे हैं। जब इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा, तो आपको लगेगा कि दवा खिलाना कितना बोर काम नहीं है रोज रोज पेशेंट को। और पेशेंट भी दवा खा के भूल जाता है अक्सर। आपके, मैं सिंगल मेडिसिन वालों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मल्टीपल मेडिसिन देते हैं ना, कई बार होम्योपैथिक डॉक्टर्स की दवा पेशेंट इसलिए भी छोड़ देते हैं, होम्योपैथी में बहुत दवा खानी पड़ती है, बहुत दवा खानी पड़ती है। और मेरा होम्योपैथ से अनुरोध है, पेशेंट को बहुत ज्यादा दवा न खिलाएं। रोग, पहली चीज तो समझिए ना, रोग किसी से ठीक होता है, ज्यादा दवा से कि सटीक दवा से। तो फिर ज्यादा क्यों खिलाया? इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी कहीं ना कहीं, कि हो सकता है ये भी लगा दें, हो सकता है ये भी लगा दें, हो सकता है ये भी लगा दें। तो कॉन्फिडेंस की कमी से ही होता है। अगर आपके अंदर लगता है कि इसी गोली से मरेगा तो एक ही गोली चलेगी। होम्योपैथ राइफल चलाता है और बाकी लोग 12 बोर चलाते, छर्रे मारते हैं, कोई ना कोई छर्रा लगेगा, लेकिन राइफल चलाने वाला होम्योपैथ बनी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं अगर सिंगल मेडिसिन पे काम करें। जी और कोई क्वेश्चन था? कॉन्फिडेंस दिया था ये मेरा कॉन्फिडेंस ही था। सोचिए कि क्या दिल्ली में डॉक्टर नहीं थे उनके पास, लेकिन उन्होंने देखा था मेरे केसेस और जानते थे मैं ठीक कर लूंगा। मैंने भी कॉन्फिडेंटली कहा था कि ठीक हो जाएगा। और वो पेशेंट लखनऊ आए बाल, और आज मुझसे मिलने यही होटल में आए थे सुबह में, ठीक हो गए। बहुत अच्छा आंसर दिया डॉक्टर साहब ने, सटीक आंसर। सेशन एक्चुअली बहुत लंबा हो गया और नेक्स्ट सेशन बहुत डिले हो रहा है थोड़ा। I usually advise to pull the hair, although we can use the cut hair as well. Along with the bulb. Yes, along with the bulb. Yeah. So what is the theory or the concept? Uh,
देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा हाइनीमैन की 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में जाना पड़ेगा। 6th एडिशन ऑर्गेनन के 11th अफरोज read out that publications and we share knowledge and that there is a capacity building of the audience also. So recently one of the article of Hillsborough disease got published in the Homeopathic University Journal of the Homeopathic University Jaipur. That Hillsborough disease case got published, and there are many cases got published at the hpathy.com as well, and a few at the Bejan's this Homeopathic Heritage as well. So any of the is in the peer-reviewed journal or the international journals? I think this Because of this, because what the work you are doing, it's really appreciable, and if it goes to a global level, then it will make a good name for the homeopathy also, and the new technique, which is I think so difficult also to explain to all of the people how it is working. So I will congratulate you, and I would like that you should present your cases and should publish the cases in more interactive international level journals. Yeah. And regarding the first speaker, he has presented 2-3 cases of polylithiasis, and one was of viral hepatitis and the dengue fever. I think so he has given a very brief of all the cases. When you are presenting, you should give a more detailed presentation of the cases and how you have come to the medicine and how you have selected the medicine. So because that will be more appreciable on the when you are presenting your paper. This is my suggestion. Just don't take it otherwise to present a paper and to come on dais and to give your cases is more appreciable. Thank you. I now request the chairpersons to please felicitate our first speaker, Dr. Bibin sir. Sir, ma'am, please also. In the meantime, I request our President ma'am and Secretary sir to please join the dais and felicitate our chair. खींच थोड़ा पास से खींच दे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ठीक है Dr. Rajneesh sir. देखिए थैंक यू I now request you all to please remain. इधर देखिएगा ठीक है 4 घंटे ठीक जो बहुत बड़ी हिम्मत का काम है सामने सामने थैंक यू तो पोस्टर प्रेजेंट करने में अभी अपने आप लगता है कि वाइफ बहुत लगता है डॉक्टर याशिका अरोड़ा मल्होत्रा मेरे
दीपक बुझना होता है तो और ज़्यादा तेज चलता है। तो अभी जितना कॉन्फ्रेंस एंड पे होती जा रही है उतना हम लोग और इंजॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो नाउ वी आर से जो दोनों स्टूडेंट हैं प्लीज़ अपना कल्चरल इवेंट पेश करें। निशान और सिराज। ओके पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार तुम कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ये शाम मस्तानी मदहोश ये जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश
ठीक है। बाकी में इन तीनों लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा। अब मुझे फुल फोटो खींचनी पड़ेगी। हल्का सा आप आगे आइए। इन्वाइट करता हूँ अपने देखिए सामने। सिराज हसन। थैंक यू। सामने। थैंक यू। इसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कि हमारी इस दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को और आज की इस कॉन्फ्रेंस को बहुत सारे लोग पीछे से बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे देखिए सर थोड़ा सा पीछे हो जाइए बस, ठीक है। थैंक यू। सामने। सामने। थैंक यू। ना होल्ड रखना, होल्ड 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 होल्ड। इसके बाद हैं डॉक्टर कविता कुकनूर, उनके बिहाफ पर डॉक्टर रिचार्ड जी हमें स्पॉन्सरशिप दी थी, लेकिन एक अच्छी बात है कि बहुत हिडन है। अगर इस कॉन्फ्रेंस में कहीं है तो प्लीज़ आ जाएं।
काट दो थोड़ा, काट दो। First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our respected chief guest, Shri Sudhir Kumar Bhatnagar, thanking him for gracing us with his valuable presence, inspiring thoughts and encouraging words. His acknowledgement of our efforts and our guidance, his guidance truly added significance to this event. I also express sincere thanks to guest of honor, Dr. Sandeep Kumar Sharma sir. My special appreciation goes to all the chairpersons who critically analyzed every presentation today. Their thoughtful remarks, clinical insights, and enriching perspectives added great academic value to each session. And a heartful acknowledgement to our keynote speaker, Dr. Ajit Kulkarni, for a brilliant, thought-provoking and enlightening session. His evidence-based cases beautifully demonstrated the impact of homeopathy at both the mental and physical levels. Thank you, sir, for inspiring us with knowledge grounded in deep experience and scientific clarity. With equal gratitude, I extend thanks to all our distinguished speakers for their meaningful and powerful contributions, for sharing clinical and documented cases on urothelial carcinoma, pathological disorders, disability cases, autoimmune diseases, hepatobiliary conditions with such precision, step-by-step follow-ups and practical insights. Their work strengthens the scientific foundations of homeopathy. I would also like to appreciate all the doctors who presented posters today. Each presentation reflected dedication, research and eagerness to contribute the profession. A warm acknowledgement to all the students and doctors who participated in the cultural program and added grace, joy and vibrancy to this academic event. I now express my deepest gratitude to my DHMA executive team 2024-25. Thank you for your tireless efforts, weeks of preparation, teamwork, late night planning and unwavering commitment. Your passion and unity are the backbone of this successful conference. A sincere thank you to all the sponsors, Platinum sponsor at REPL and supporting sponsors, SVL, Advent, Homeopathic Cure Institute and all other partners. Your support has been invaluable and deeply appreciated. Finally, I extend heartfelt thanks to all the delegates, students, practitioners and guests for your active participation, engagement and presence. Your enthusiasm strengthens our motivation to continue hosting meaningful academic platforms. As we conclude, I hope today has brought learning, inspiration and renewed commitment to advancing homeopathy.
With gratitude in my heart, thank you all once again. Thank you so much. कॉन्फ्रेंस में कहूँगा बहुत अच्छा जो आयोजन हुआ उसका समापन इस समय हो रहा है, लेकिन समापन से पहले बहुत छोटे से शब्दों में कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ। चले जाओ तुम आगे। जैसे परमात्मा, ऐसी आत्मा को अगर हम एक राजा मान लें तो आत्मा क्या करती है, हमारे शरीर रूपी रथ के ऊपर सवार होकर हमारी पांचों इंद्रियों को घोड़ा बनाकर उन्हें अपने नियंत्रण में लेके सभी कामों को ठीक से घूमकर करते हैं। लेकिन ये जो घोड़े हैं ये भी बूढ़े हो जाते हैं, शरीर भी, रथ भी बूढ़ा हो जाता है, उसकी भी मरम्मत की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या करते हैं, इसको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यही आत्मा, जिसको मैं DHM में बोलूँगा, ये आत्मा दूसरे रथ पर सवार हो, नए घोड़े जोते, बढ़िया तरीके से द्रुत गति से चले और ज़्यादा डेवलपमेंट करे, और जो जस्ट सीनियर अपने थे उनको पितामह की संज्ञा देते हुए, उनके चरणों में वादन करते हुए, उनसे उनके अनुभवों को लेते हुए आगे बढ़े। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं आज घोषणा करूँगा ऑन द बिहाफ ऑफ द पैट्रन कि DHMA की इस कार्यकारिणी को आज मैं भंग करता हूँ, और नई कार्यकारिणी के गठन के लिए मैं डॉक्टर यतीन भटनागर जी को इलेक्शन इसके लिए जो हमारी कमेटी है इसके लिए मैं उनको नियुक्त करता हूँ इलेक्शन कमेटी के लिए, और वो चुनाव अधिकारी की हैसियत से इसमें प्रेसिडेंट का चुनाव कराएं, और इसी 28 तारीख को जो CME हमारी होगी उसमें नई कार्यकारिणी का गठन कराएं, नए प्रेसिडेंट को लें, पुराने रिपीट हों या नए आएँ, फिर नई कार्यकारिणी नए तरीके से बने, उसका रिन्यूअल हो और बहुत अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ पाएँ, इसके लिए पूरी तैयारी करें। आज 23 तारीख है, 26 तारीख तक नॉमिनेशन ले लें, 27 को विड्रॉल की डेट दे दें और 28 को आप इसको गठित करें, ताकि जल्दी से जल्दी नई कार्यकारिणी बने और बहुत अच्छा करके जल्दी से जल्दी काम को आगे बढ़ाएं, हम डिले ना करें, क्योंकि ये कार्यकारिणी तुरंत बननी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तरीके से DHMA में हर 2 साल में इलेक्शन होता है, और वो जो इलेक्शन होता है ये सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। तो सर के अनुसार आज की कमेटी, मतलब आज से मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं रहा हूँ, और क्योंकि यहाँ पे पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में सिर्फ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट अपनी कमेटी को चुनता है। तो जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए टर्म एंड कंडीशन डॉक्टर वाइन भटनागर से कांटेक्ट करेंगे, और उनकी टर्म एंड कंडीशन ये होती है कि 15 साल पुराना कोई प्राइमरी मेंबर हो, जो एक्टिव मेंबर हो, जिसने DHMA के लिए अच्छे से काम किया हो। नॉमिनेशन के लिए एक छोटी सी फीस होती है जो 1500 रुपये होती है, नॉन रिफंडेबल। तो 3 दिन के अंदर कोई भी नॉमिनेशन फाइल कर सकता है अगर ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन को बात करता है। और अगर हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर श्वेता ही दोबारा आए, ये चलता रहे, बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, लेकिन क्योंकि कुछ प्रक्रिया ऐसी हैं जो रिन्यू होनी बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से। तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से है, वरना हमें तो इन डबल इंजन की सरकार में खूब मजा आ रहा है, तो हम तो ऐसे ही चल रहे थे, ठीक है ना। सो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने आप ही, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग आएँ और फटाफट अरेंज करें, हम एक ग्रुप फोटोग्राफी करेंगे।